नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्बक। ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो आज इसका हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चैप्टर लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, बुक्स मेरे पास हैं। ओके, ये चैप्टर जो है बहुत ही शानदार सा चैप्टर है। आपने अगर पढ़ा हो तो, अगर नहीं पढ़ा हो तो वीडियो आप एक बार जरूर देख लें। ठीक है, और आज हम लोग इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है कि कर्बक के कवि कौन है। जी हाँ, हर एक चैप्टर के लेखक का नाम याद होना चाहिए आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लेखक का नाम आपको तो भूलना ही नहीं है। तो कर्बक के लेखक कौन है भाई? जायसी। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आती है वैसे ही आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी आपको करना चाहिए कि जैसे ही यहाँ पे ये मतलब मैंने बताया कि कर्बक के लेखक हैं जायसी, तो ठीक उसी तरीके से आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है नाभादास, तो आपको ये भी पता होना चाहिए नाभादास किस चैप्टर के लेखक हैं। वैसे नाभादास छप्पय के लेखक हैं, आपको पता है। फिर यहीं पे चैप्टर है कबीरदास। कबीरदास की कोई रचना हम लोगों के बुक में तो नहीं पढ़नी है। इसके अलावा भूषण, भूषण ने क्या लिखा हुआ है? भूषण ने लिखा हुआ है कवित। ठीक है, तो कवित लिखा हुआ है भूषण ने। ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए और इस तरीके से आपको चीजों को कोरिलेट करना है ताकि आपको चीजें याद हो सके। आगे है कि इनमें जायसी की कौन सी रचना है। देखो, मैंने बताया कि आपको चीजों को कोरिलेट करना है, मतलब कि जैसे आपने ये तो बता दिया कि जायसी की रचना कौन सी है, कर्बक है, लेकिन इसके साथ में आपको ये भी रिलेट करना है कि ये छप्पय जो है ये किसकी रचना है? ये नाभादास जी की रचना है। ठीक है, इसके अलावा पद, पद किसने लिखा है? तो पद लिखा हुआ है सूरदास ने। ठीक है, हमारे चैप्टर में पद लिखा हुआ है सूरदास ने, और एक और पद का चैप्टर है जो लिखा है तुलसीदास ने। तो दो पद लिखे हुए हैं, एक सूरदास के द्वारा और एक तुलसीदास के द्वारा। आगे चलते हैं और लिखा है अगला ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों का है नंबर 3, इनमें से प्रेम के वीर लिख दिया गया है यहाँ पे गलती से, ये है प्रेम के पीर। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा अगर टाइपिंग मिस्टेक्स होंगे तो इसमें से प्रेम के पीर किस कवि को बोलते हैं? तो देखो, अगर आपने मलिक मोहम्मद जायसी की जो जीवनी है, और एक चैप्टर के शुरू में ही जीवनी है लेखक का, तो अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो इसके नीचे वाले लाइन में पेज नंबर 165 मेरे बुक्स में है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं। तो प्रेम की पीर के कवि कौन है भाई? वो है मलिक मोहम्मद जायसी, और ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बाकी मलिक मोहम्मद जायसी ये कैसे कवि हैं? तो ये सूफी कवि हैं। किस टाइप के? सूफी कवि। अगर आपको नहीं समझ में आता कि सूफी क्या होता है, देखो, एक सिया होता है और एक सुन्नी होता है। क्या आपने ऐसा कुछ सुना है? ये सिया और सुन्नी जो है ये मुस्लिम धर्म के दो सेक्ट है। कहने का मतलब कि हिंदू धर्म में जैसे बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे हिंदू धर्म आप ऐसा भी कह सकते हो कि हिंदू धर्म जैसे अलग अलग भागों में बटा हुआ है। आप पूछोगे कि कौन कौन से भाग हैं हिंदू धर्म के जो बटे हुए हैं, तो एक शैव है, एक वैष्णव है, ऐसे ऐसे बहुत सारे भाग हैं हिंदू धर्म में। तो जिस तरीके से हिंदू धर्म में अलग अलग सेगमेंट है, जैसे क्रिश्चियन धर्म में अलग अलग सेगमेंट है। क्रिश्चियन धर्म में आपने बंटवारा पढ़ा होगा रोमन का, ठीक है, सॉरी कैथोलिक का, इसके अलावा प्रोटेस्टेंट का। ये सारे बंटवारे जो है आपको मिलते हैं किस धर्म में? क्रिश्चियन धर्म में। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में आपको दो बंटवारे मिलते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। ठीक है, मतलब मुस्लिम मुख्यतः दो टाइप के होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। बाद में मुस्लिमों का एक और टाइप का मतलब ये हुआ कि एक और विचारधारा के लोग आए मुस्लिमों में जिनको बोला गया सूफी। और ये जो सूफी होते हैं ना, ये शिया और सुन्नी के बीच में इन्होंने लगभग एक मतलब एक मेल मिलाप करवाने की कोशिश की, क्योंकि इन लोगों में बहुत सा ये लफड़ा होता रहता है। छोड़िए ऐसे बातों को, वैसे आपने समझ लिया होगा। तो ये सूफी कवि हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है,
और ये मतलब ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी तो मैं अब उनको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इससे वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप कमेंट करो कि हाँ आपको ऐसी चीज़ें जाननी है तो मैं डिस्कस करूंगा उसको फिर, ओके। बाकी मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो देखो आपके बुक में लिखा हुआ है 1492 ईस्वी, और यहाँ लिखा हुआ है अनुमानतः। करने का मतलब कि ये अनुमानित जन्म है, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से 1492 में ही हुआ था, ठीक है, ओके। और यहाँ 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध, देखो 15वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ कि 1400 से लेके 1500 तक, इसको बोलते हैं 15वीं शताब्दी, ठीक है। 16वीं शताब्दी का मतलब होता है 1500 से लेके 1600 तक, ये है 16वीं शताब्दी, ठीक है, ओके। तो इस चीज को आपने समझ लिया होगा। तो 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध का मतलब हुआ कि 15वीं शताब्दी जब खत्म हो रहा था, वो खत्म कब हो रहा था भाई, 1400 से 1500, तो खत्म कब होगा, 1500 के लगभग करीब में ही खत्म होगा। तो वही देखो 1492 यहाँ दिया हुआ है। तो आपने इस चीज को समझ लिया है कि 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध का क्या मतलब होता है। आगे चलते हैं। आगे है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो देखो उनका जन्म जो हुआ था, वो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में अमेठी में जन्म हुआ था, ठीक है ना। और वहीं पे एक जगह है जिसका नाम है जायस। तो अमेठी यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अमेठी हो जाएगा। बाकी अगर और डिटेल अगर ये जाने तो वो जिस शहर के थे उसका नाम था जायस, इसी कारण से इनका नाम जायसी हो गया, ठीक है ना, ओके। अब आगे बात करते हैं कि जायसी के पिता का क्या नाम था, ठीक है, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था। तो देखो उनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज, आपके बुक में लिखा हुआ है कि इनको मलिक राजे अशरफ भी बोला जाता है। तो ये इनके किसका नाम था, पिता का नाम था, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु थे वो थे सूफी संत शेख मोहिदी। कौन थे गुरु, सूफी संत शेख मोहिदी, और थे सैयद अशरफ जहांगीर, ठीक है। देखो ये सारी की सारी चीजें आपके देखो हिंदी में ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, और चूंकि अब तो और ऑब्जेक्टिव बढ़ जा रहा है कोविड के चलते, हो इस साल भी वही हाल है, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव बढ़े। तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्टिव एक एक पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। जायसी क्या थे, जायसी क्या थे भाई, जायसी एक फकीर थे, ठीक है। मुस्लिम धर्म में जो आप फकीर समझते ही हो, फकीर लोग आते हैं, ठीक है। तो जायसी भी क्या थे, एक फकीर थे, ओके। बाकी जो हमारे कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी वृत्ति क्या थी। वृत्ति का मतलब होता है, वृत्ति मतलब होता है पेशा, व्यवसाय, मतलब वो करते क्या थे। तो देखो आरंभ में मतलब इनका जो शुरू का जीवन था वो ये जायस नाम की जगह में रहे, और वहां रहते हुए इन्होंने किसान का काम किया। बाद में क्या किया इन्होंने, बाद में जो भी इनका जीवन था वो इन्होंने फकीर के रूप में बिता दिया पूरा का पूरा जीवन। तो शुरू में इन्होंने खेती की और बाद में ये फकीर हो गए, ठीक है। और बचपन में ही ये साधु फकीरों के साथ भटकते हुए अपना जीवन बिताते रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ जितने भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ओके। नाउ अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको भाई लाइक कर दो, और इसका टारगेट है कम से कम 200 लाइक्स, ठीक है। अगर आप 200 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो बस कुछ ही दिनों में आपको इसका दूसरा चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। आगे चलते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियां कौन कौन सी हैं। देखो कृतियां का मतलब होता है रचना। कुल मिला के आप ये समझ लो कि कृति जो है, कृति मतलब रचना, तो कोई भी लेखक है, जितने भी लेखक आने वाले हैं उन सारे के सारे लेखकों के आपको मतलब कुछ महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा कि पद्मावत के लेखक कौन हैं। तो देखो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट के लेखक कौन हैं,
तो अखरावट के भी लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, ये सॉरी अखरावट लिखा हुआ है, अखरावट, ओके। आखिरी कलम, आखिरी क्या है ये, आखिरी कलाम है ना, तो आखिरी कलाम के लेखक कौन है, वो भी मलिक मोहम्मद जायसी हैं। चित्ररेखा के लेखक कौन है, वो भी मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कहड़ा नामा, कहड़ा नामा को हम महड़ी बाईसी भी कहते हैं, तो इसके भी लेखक कौन है, इसके भी लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। और मशल नामा के भी लेखक कौन है, इसके भी लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बुक्स हैं सारे के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पद्मावत के लेखक कौन है, ठीक है, पद्मावत के लेखक कौन है। और पद्मावत वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये इस पे मूवी भी बन चुकी है, आप सभी लोगों को पता ही है। और वो मूवी जब रिलीज होने वाली थी, मुझको याद है बहुत विवाद हुआ था, बहुत विवादास्पद मूवी थी, है ना, और उसका बहुत विरोध भी हुआ था, ठीक है। आगे है पद्मावत के कवि कौन है ना, तो अभी हम लोगों ने बात की पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है। आगे है इसमें से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। देखो पद्मावत तो उन्हीं की रचना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अखरावट उन्हीं की रचना है, और आखिरी कलाम उन्हीं की रचना है। तो ये तीनों रचनाएं उन्हीं की हैं। अगर उनकी रचना नहीं है कोई तो वो कौन सी है, कामायनी। और भाई देखो कामायनी इतना इंपॉर्टेंट बुक है कि आप सोच नहीं सकते हो, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कि ये किसने लिखा है। और कामायनी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो भाई हिंदी का महाकाव्य बोला जाता है, बहुत ही शानदार सी पुस्तक है कामायनी, तो याद रखना जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, ओके। जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी, मतलब ये किस भाषा में लिखते थे। तो जो जायसी साहब थे ये किस भाषा में लिखते थे, ये अवधी भाषा में लिखते थे, ठीक है। मतलब इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा थी अवधी। और इनका रस क्या था, देखो कोई भी रचना होती है ना तो उस रचना में एक रस होता है, मतलब वो रचना जो है, कोई भी कविता होगी तो वो क्या होगा, कविता किसी की वीरता का बखान करेगी। जैसे आप सूरदास की कविता अक्सर पढ़ते होंगे, मैया मोड़ी मैं नहीं माखन खायो, ये सारी कविताओं में क्या दिखता है, इन सारी कविताओं में एक माता का, एक पिता का, या फिर जिसका भी आप समझ लो एक प्यार दिखता है यहाँ पे। और ये प्यार वाली जो कविताएं होती है ना उसको वात्सल्य रस कहते हैं। माता पिता का अगर किसी कविता में प्यार दिखाई देता हो तो वो वात्सल्य रस की कविता होती है। रौद्र रूप, अगर रौद्र रस की कविता होगी तो वो क्या होगा, रौद्र आप समझते ही हो बहुत गुस्से वाला, मतलब भगवान शंकर का एक गुस्से वाला रूप है रौद्र, ठीक है। तो वो उसमें जो कविता होगी उसमें उसी टाइप की कविता होगी। तो जायसी कैसे लिखते थे, किस तरीके के मतलब काव्य की रचना जायसी करते थे। तो जायसी जो थे ये श्रृंगार रस के कवि थे, मतलब ये श्रृंगार रस आप समझ रहे हो ना, किसी चीज की खूबसूरती का बखान करना ही श्रृंगार रस है। तो ये उसी क्या मतलब बयान करते थे, कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी किस दोष से युक्त थे और उसके बाद भी गुणवान मानते थे अपने आप को। तो अगर आपने इस कविता को पढ़ा है, इसकी पहली ही लाइन है, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोहा जई कवि सुनी। एक नैन, भाई एक ही नैन है, मतलब एक आंख जो है या तो इनका नहीं है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि उस आंख से ये क्या है, अंधे हैं या फिर जो भी है। अगर किसी का एक ही आंख होता है तो उसको काना बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ये मतलब एक आंख से वंचित थे और इनके कान से भी कम सुनाई देता था या फिर नहीं के बराबर सुनाई देता था। और आंख जिसमें इनका दोष था वो कौन सी आंख थी, वो इनकी बाईं वाली आंख थी। इसके अलावा इनका रूप भी उतना अच्छा नहीं था, ठीक है ना, चेचक के चलते जो है ये रूपहीन थे, मतलब रूप भी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन यहाँ पे पहली ही लाइन में इन्होंने लिखा है कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, इन्होंने बोला है कि एक ही नैन का हूं लेकिन गुणवान हूं। तो मतलब अगर आपने व्याख्या सुनी है या नहीं सुनी है तो सुन लेना जाके, बहुत शानदार सी व्याख्या मैंने की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज का दोष है मलिक मोहम्मद जायसी में,
तो नेत्र का दोष है। ठीक है, जायसी कवियों में किस भांति महत्वपूर्ण है? मतलब देखो यहाँ अपनी इन्होंने जब बड़ाई की है, मतलब जब इन्होंने अपने बारे में बताया है, तो इन्होंने लिखा है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन्ह उजियारा, जग सूझा एकई नयनाहा, उआ शुक अस नख तन माहा। मतलब उआ शुक, जिस तरीके से नक्षत्रों के बीच में शुक्र तारा होता है ना, उसी तरीके से मैं यहाँ हूं। मतलब इन्होंने अपनी तुलना किससे की है? इन्होंने अपनी तुलना शुक्र तारे से की है। आपको पता ही है शुक्र तारा, शुक्र बहुत ही एक चमकीला तारा है जो आपको दिखाई देता है भोर में, भोर का तारा या सांझ का तारा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? मतलब इनकी जो रचना है वो कैसी गंभीर है, किस तरीके से वो व्यापक है। तो अगर आप इनकी रचना पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो रचना है ना, वो समुद्र की तरह, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भयउ असुझ अपारा। ये इनकी रचना जो है वो समुद्र की भांति गंभीर है, व्यापक है, विस्तृत है। जैसे समुद्र का विस्तार है उसी तरीके से इनकी रचना का विस्तार है। जायसी ने रत्नसेन व पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? आपको पता है कि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है और पद्मावत में इन्होंने रत्नसेन पद्मावती की कहानी को लिखा है। और उसको किस तरीके से इन्होंने जोड़ा है? तो इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि जोड़ी लाई रकत के लेई, मैंने इस कहानी को अपने रक्त रूपी लेई से जोड़ा है। मतलब ऐसा समझ लो कि ये कथा लिखते समय मैंने अपना सब कुछ यहाँ समर्पित करके लिखा हुआ है। ओके, तो रक्त के लेई से इन्होंने जोड़ा हुआ है। रक्त मतलब खून होता है, ब्लड होता है। आगे है, जायसी ने रत्नसेन व पद्मावती की कथा को किसके द्वारा खींचा है? तो ये किसके द्वारा खींचा है इन्होंने? अपने आंसुओं से। ठीक है, यहाँ पे आगे जब आप पढ़ोगे तो इसी में लाइन है, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। ठीक है, तो यहाँ पे इसी लाइन से यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव लिया गया है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कवर किए जा गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? तो जायसी ने अपने आंख की तुलना किस चीज से की है भाई? उन्होंने अपने आंख की तुलना दर्पण से की हुई है। किस चीज से? दर्पण से। एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। तो मतलब यहाँ दर्पण से, दर्पण आप समझते हो मिरर, तो उसी से इन्होंने अपने आंख की तुलना की है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? देखो हिंदी में अलग अलग शाखाएं हैं, तो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा। ओके, और जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? किस शाखा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, दोनों में अंतर है भाई। और किस साहित्य की कौन सी धारा से ये जुड़े हुए हैं? तो साहित्य की जो धारा इनकी है वो है प्रेम मार्गी शाखा। तो दोनों में अंतर है, इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे है, फूल मड़े पै मड़े न बासु। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? यहाँ जब आप यहाँ लाइन पढ़ोगे तो यहाँ पहले ही पैराग्राफ में, ठीक है, पहले ही पैराग्राफ में नहीं, दूसरे पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है कि धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। तो यहाँ दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फूल तो मर जाता है लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता है। तो यहाँ पे इसका मतलब आपने समझ लिया होगा, फूल मरे पे मरे न बासु का मतलब होता है कि फूल मर जाता है लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता है। आगे है, जौ लही अम्ब ही डाभ न हुई। इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अलंकार आप पढ़ोगे, ठीक है, अंग्रेजी में भी पढ़ना था आपको, पहले पढ़ना था, अब नहीं पढ़ना है। फिगर ऑफ स्पीच,
तो फिगर ऑफ स्पीच का तो मैंने वीडियो बनाया है अंग्रेजी वाला, लेकिन हिंदी वाला नहीं बनाया है, तो वो भी आगे आने वाले दिनों में मैं बना दूंगा। जौ लही अंबही डाव ना हुई, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। देखो ऐसे अलंकार वाले क्वेश्चन तो आने नहीं चाहिए आपके एग्जाम में, लेकिन मैंने सब कुछ कवर कर दिया है ताकि कुछ भी आपका छूटे नहीं। आगे है जौ लही अंबही डाव न होई, तौ लही डैश बसाई न सोई, मतलब क्या बढ़ा जाएगा खाली जगह में? तो यहां सुगंध बढ़ा जाएगा। जो यह पढ़े कहानी, हम समझे दुई बोल, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो देखो इनकी रचना की भाषा ही अवधी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कौन सी भाषा है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे फिर से खाली जगह है, धनी सो डैश, तो धनी सो पुरुख, जस कीरति जासु, फूल मड़े पै मड़े न बासु। जोड़ी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखो जोड़ी का मतलब होता है रचकड़, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी का इनका निधन कब हुआ था? तो देखो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1548 ईस्वी में, और ये निधन भी क्या है? ये अनुमानतः है, मतलब ये कोई कंफर्म नहीं है कि इसी टाइम पे इनका निधन हुआ था। तो अभी आपने पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा, और यदि आप 200 लाइक्स कंप्लीट कर देते हैं इस वीडियो पे, तो फिर बहुत जल्द हम इसका दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।